Namaste everyone and welcome to the new podcast series दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया गया। तो मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं। सो वी वांट टू वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर पारस मलिक, जो एक लीडिंग डेंटिस्ट हैं अलवर से एंड इन्होंने अपनी बीडीएस जो है मणिपाल यूनिवर्सिटी से की है और इनकी जो एमडीएस है वो दर्शन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर से हुई है। So, welcome sir to our podcast. So, आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? How was your journey being 5 years in BDS and 3 years in MDS and a NEET preparation session 2? First of all, thank you for inviting me, Dr. Tanish. It's a pleasure to be here. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने मुझसे सवाल पूछा मेरी जर्नी के बारे में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फादर हैं, वो भी डेंटिस्ट हैं Mhm, और बचपन से ही मैंने उनको काम करते हुए देखा। तो बचपन से कहीं न कहीं मेरा भी बहुत एक सपना था मेरा कि मैं भी एक डेंटिस्ट ही बनूँ, राइट? डेंटिस्ट्री को फ़ॉलो करूँ। और जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने डेंटिस्ट्री परस्यू की और उनको देख डेंटिस्ट्री परस्यू करके देखते हुए मेरा उस फील्ड में रुझान और भी बढ़ा। mhm, फिर मैंने मणिपाल जॉइन किया, मैं मणिपाल से पढ़ के आया और उसके बाद फिर किस्मत थी, मुझे प्रोस्तो की ब्रांच मिली और आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है। तो सर मैं अपनी ऑडियंस को आपके बारे में बताना चाहूँगा कि आप एक को-फाउंडर और ट्रस्टी भी हैं एक ट्रस्ट के जिसका नाम है पूनम चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सर का खुद का एक क्लिनिक है अमेरिकन डेंटल क्लिनिक जो अलवर बेस्ड है और इनके जो फादर हैं वो खुद भी एक डेंटिस्ट हैं एंड ये अपने घर के सेकंड जनरेशन डेंटिस्ट में आते हैं। इनकी जो सिस्टर हैं वो भी एक लीडिंग डेंटिस्ट हैं। तो सर हमारी जो पॉडकास्ट है वो हम 3 सेगमेंट्स में करना चाहते हैं। मतलब इसके 3 पार्ट होंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हम आपकी लाइफ के बारे में जो एक प्रोस्थोडोंटिस्ट लाइफ आपने जी है अभी तक उसके बारे में जानेंगे। जो सेकंड सेगमेंट होगा वो हमारा पीडीएस स्टूडेंट्स के बारे में होगा या फिर जो आने वाले डेंटिस्ट हैं, जो बड़े डेंटिस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, क्या इन्वॉल्व करना चाहिए एंड जो थर्ड पार्ट होगा, वो हमारे पेशेंट्स के लिए होगा, जो कि हमारे पेशेंट को गाइड करेगा, एजुकेट करेगा कि उनको क्या ट्रीटमेंट अपनाने चाहिए, क्या नहीं अपनाने चाहिए। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले सेगमेंट की ओर। तो सर आप ये बताइए कि आपने प्रोस्थोडोंटिस्ट ही क्यों बनना चाहा? खैर ये मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो हुँ, ओरल हुँ। सर्जरी या फिर एंडोडोंटिक्स थी। पर लाइफ के अपने वेज होते हैं चीज़ों हुँ, को हुँ। अपने रास्ते लेके जाने के। तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मुझे प्रोस्तो की सीट मिली। हुँ, तो हुँ। आई वाज़ लाइक या मैं डेंटिस्ट्री में तो मेरा स्टार्टिंग से ही मन था, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सारी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, राइट? तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रोस्तो मिल रहा है तो लेट्स डू इट। तो सर आपको अपनी जो एमडीएस की प्रिपरेशन मोस्ट प्रोबेबली मैं उन 3 साल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो देखिए फेस करने ही पड़ते हैं हर चीज में, आप चाहे कुछ भी काम करें, ये लाइफ है, लाइफ में तो आप कुछ भी करें तो चैलेंजेस हैं। बाकी हाँ, चैलेंजेस को ओवरकम करना भी आना चाहिए और एक लर्निंग कर्व होता है। हुँ, आप हुँ। जैसे जैसे कोई चीज नहीं सीखते हैं तो आपका उसको सीखने का और मन करता है, तो धीरे धीरे आप बस जस्ट डू इट। ओके। और चैलेंजेस तो खैर आप चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप एक टीचर हैं या आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, चैलेंजेस तो हर हर फील्ड में है, हुँ। राइट? तो सर अब हम बढ़ना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। तो आप अपने फेलो डेंटिस्ट या फिर जो बीडीएस के अंदर हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी ड्रीम करते हैं आपके जैसे एक लीडिंग प्रोस्थोडोंटिस्ट बनने का? बिल्कुल, मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपका मन है प्रोस्तो जॉइन करने का, तो आप प्रोस्तो जॉइन कीजिए और
बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जैसे कि क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, वेनियर्स हैं, हॉलीवुड स्माइल है जो आजकल के लोग जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लांट्स है, डेंचर्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, आपकी डेंटल हार्मनी है, ये सारी चीजें का आपको ध्यान रखना है। हम्म। और बहुत ही रिवॉर्डिंग फील्ड है। तो सर अगर मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब भी हम प्रोस्तो की लैब की तरफ भी जाते थे ना, तो हमें डर सा लगता था कि भाई अंदर जाएँगे क्या होगा? कोई कौन आरपीडी पकड़ा देगा, कौन सीडी पकड़ा देगा, कौन पीओपी में पूरे रंगीन होके निकलते थे। तो सर हाँ, मेरे लिए प्रोस्तो एक इंटरेस्ट का भी फील्ड है एंड एक डर का भी फील्ड है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोस्तो फील्ड के ऊपर अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई एमडीएस कर लो प्रोस्तो में, राइट? तो उसकी लाइफ जर्नी कैसे होने वाली है? प्रोस्तो एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है या फिर एक मक्खन सी राइड होने वाली है? डेफिनेटली तनिष्क, मक्खन से राइड तो नहीं होने वाली है, एक रोलर कोस्टर राइड ही होगी वो। और सबसे ज्यादा काम अगर आपको किसी फील्ड में करना है तो वो प्रोस्टोडोंटिक्स में करना है ड्यूरिंग योर पीजी। हाँ। आफ्टर मैं अगर आपको अपने टाइम की बात बताऊं, जब मैं कॉलेज में था तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स अदर ब्रांचेस में हुआ करते थे, सब लोग जो है अपने कॉलेज के जो टाइमिंग्स होते हैं उसके बाद फ्री हो जाते थे। पर हम प्रोस्तो डिपार्टमेंट के जितने भी पीजीज थे, हम सबको एक्स्ट्रा आवर्स लैब में रुक के लैब का काम करना पड़ता था। हुँ। वो कोई ऐसे एक्स्ट्रा वर्क में नहीं बोलूंगा, वो एक पार्ट ऑफ योर जॉब है। हाँ। राइट, उस चीज को हम सब एंजॉय करते थे, चेरिश करते थे उस चीज को, और आज उन उन टाइम्स को ही हम याद करते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आप ये चीज मन में सोच के जा रहे हैं कि एक मक्खन सी राइड होने वाली है, तो फिर आप गलत चीज सोच रहे हैं। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो मैं अब पेशेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि आपके पास प्रोस्थो के रिलेटेड क्या पेशेंट्स आते हैं? यानी इन जनरल भी अगर पेशेंट आ रहे हैं तो क्या पेशेंट्स की फ्लो रहता है? किस डिपार्टमेंट की ओर अगर हम बात करें तो ज़्यादा पेशेंट आते हैं? सी तनिष्क, ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री जो हम कंसिडर करते हैं वो एंडो को कंसिडर करते हैं, जो आम भाषा में लोग जो बोलते हैं कि आरसीटी। हुँ। राइट, या फिर मसाला भरवाना, फिलिंग्स। हुँ। तो ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री इज एंडोडोंटिस्ट। बाकी प्रोस्टो के जो केसेस होते हैं उनका नंबर ऑफ केसेस अगर हम कंपेयर करें, तो बाकी ब्रांचेस से, बाकी फील्ड से, जैसे एंडो हो गई या ओरल सर्जरी हो गई, उनसे नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो थोड़े से कम रहते हैं। बट इक्वली रिवॉर्डिंग फील्ड है। ओके। राइट। तो सर कोई अगर पेशेंट आता है, आपके पास जनरली क्या कंप्लेंट लेके आता है? मेरी फील्ड से जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो मोस्टली कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा दांत नहीं है और हमको नकली दांत लगवाना है। ठीक है। तो अगर आप किसी को एडवाइस करें नकली दाँत लगवाने के लिए, तो उसको क्या करना हो? मतलब कोई पेशेंट है जिसको दाँत ही नहीं है, तो क्या कर सकता है? देखिए, जिन पेशेंट के मुंह में एक दांत नहीं हो या दो दांत नहीं हो या फिर कोई भी दांत नहीं हो, तो सबके लिए अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। और जैसे ब्रॉडर टर्म्स में आपको बताऊं तो रिमूवेबल ऑप्शंस होता है और एक फिक्स ऑप्शन होता है। हुँ, हुँ। राइट। फिक्स ऑप्शन में हमारे पास इम्प्लांट्स हैं, क्राउन ब्रिजेस हैं, है ना। और रिमूवेबल में जो हम आम भाषा में बोलते हैं कि निकलने डलने वाली प्लेट है। हुँ। तो सर एक पेशेंट है, उसको कैसे पता लगेगा कि भई मेरे लिए फिक्स्ड वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर एक रिमूवल वाला ट्रीटमेंट मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? या फिर एक डेंटिस्ट को कैसे पता लगेगा कि उसका जो प्रोग्नोसिस है, वो किस के कंडीशन के अंदर, किस पेशेंट के अंदर ज़्यादा अच्छा आएगा? आप कैसे डिसाइड करते हैं? सी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं, बहुत सारी टू केस सिचुएशन जो है वो वेरी करती हैं। कभी कभार हम चाहते हैं कि ना हम पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दें, हम इम्प्लांट दें। और कभी कभार केसेस में क्या होता है कि वो
इम्प्लांट प्लेस करने के लिए बोन ही हमको नहीं मिलती, या फिर काफी बार ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी पेइंग कैपेसिटी उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड करने की नहीं हो पाती, तो उन उन सब जगहों पे हम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पेशेंट को भी थोड़ा ट्रीटमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बाकी फिर कोई मिडिल ग्राउंड मिलता है तो फिर जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो, कभी कभार वहां नहीं हो पाता। बाकी हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट चीज जो है पेशेंट के लिए जो बेस्ट हो, हम उसको वो चीज बताएं। बाकी एट द एंड ऑफ द डे फिर पेशेंट क्या करवाना चाहता है वो तो उस पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे अब हमने बोला कि क्राउन है, इम्प्लांट्स हैं। बाय द वे हमारी एक इम्प्लांट पे बहुत जल्दी एक सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, तो उसकी भी ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं इसमें कैप्शन में डाल दूँगा। तो सर मेरे को एक चीज़ बताइए कि एक पेशेंट है, अगर उसका कोई प्रोस्थेसिस है, मान लीजिए क्राउन है, इम्प्लांट है या फिर कुछ भी हम प्लेट लगा रहे हैं, राइट? तो उसे क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट? कि अगर हमने किसी भी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट किया है, तो इस ट्रीटमेंट को मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि अगर आपने कोई कार खरीदी है, हुँ, हुँ। राइट, कार की सर्विस टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपने आज कार ले ली और 10 साल तक आप उसकी सर्विस ना कराएं तो वो कार जो है बिना आपको कोई प्रॉब्लम दिए 10 साल निकाल देगी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप सोचे कि अगर आज आपने कोई ट्रीटमेंट करवा लिया और अब उसका आप ध्यान ना रखें, तो फिर वो ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है ना। तो पेशेंट को इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है ओरल हाइजीन। टाइम टू टाइम हर बार खाना खाने के बाद अपना मुंह साफ करना, फ्लॉसिंग करना, ब्रशिंग प्रॉपरली करना, राइट, ये तो सबसे बेसिक चीज है। फिर उसके बाद काफी चीजें आती हैं, जैसे कि पेशेंट की कोई हैबिट्स तो नहीं है, जैसे स्मोकिंग की हैबिट हो या पान चूइंग की हैबिट हो, राइट, या फिर कोई पैरा फंक्शनल हैबिट हो, जैसे क्लेंचिंग बोलते हैं, ग्राइंडिंग बोलते हैं, टीथ ग्राइंडिंग होती है लोगों को। हुँ, हुँ। तो ये सब चीजें होती हैं जिनकी वजह से जो ये सारे जो फोर्सेस हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस होते हैं, जो वो हमारे दांत में, टिश्यूज में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से काफी बार ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रोग्नोसिस जो है पुअर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है। तो सर अगर हमें हम हमारे चैनल पे भी बहुत ये प्रमोट करते हैं कि ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, तो हम लोग रील्स के थ्रू या फिर वीडियोज़ के थ्रू हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि स्केलिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्या चीज़ टबैको के कारण हो रही है, ओएसएमएफएन बहुत ब्रॉड वे में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सर अब हम हमारे तीसरे सेगमेंट और लास्ट एक स्टूडेंट ओरिएंटेड जो हमारा सेक्शन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो सर अब मेरे को ये चीज़ बताइए कि एक बीडीएस स्टूडेंट को क्या चीज़ ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए एमडीएस के लिए? एक बीटीएस स्टूडेंट को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उसका रुझान कौन सी फील्ड की तरफ है। हुँ, वो अपने आप को जब डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो क्या चीज में वो सोचता है कि वो बोर नहीं होगा, हुँ, या उसको वो चीज करने में, वो काम करने में मजा आ रहा है। जैसे काफी बार ऐसा होता है, जब हम भी अपने बीडीएस के टाइम पे थे तो काफी चीजें ऐसी होती थी जिनको करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनको करने का बहुत मन करता था, राइट। तो आप अपनी रुचि जो है वो जानिए कि आपकी रुचि कौन से सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा है, कौन सी फील्ड की तरफ ज्यादा है, और फिर आप उस चीज को ही परस्यू करिए। ठीक है। और एक स्टूडेंट को मतलब जो हमारे फेलो डेंटिस्ट हैं, जो अभी भी फ्रेशर्स या फिर इंटर्न्स की हम बात करें, तो उनके लिए जो प्रोस्तो की फील्ड है, आगे आने वाले जो 15 साल होंगे, उसमें क्या वो फील्ड और ग्रो करेगी? मतलब उसको एक प्रोस्तो फील्ड चूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आने वाले 10 साल 15 साल में फील्ड डेफिनेटली ग्रो करेगी, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्तो के लिए ही नहीं है, सारी फील्ड एज डेंटिस्ट्री एज अ होल जो प्रोफेशन है वो ग्रो करेगा ही करेगा।
हम्म। वो 10 साल पहले जहाँ पे हमारे जो इंडिया का जो डेंटिस्ट्री का जो लेवल है, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो लेवल था और आज का जो लेवल है, वो ऑब्वियसली ग्रो हुआ है। तो आने वाले 10 साल में, 15 साल में वो और ग्रो करेगा ही करेगा। और प्रोस्थोडोंटिक्स जो फील्ड है, बहुत हाईली रिवॉर्डिंग फील्ड है। बट उसके साथ उसके चैलेंजेस भी हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैंने प्रोस्थो ले लिया या मैं प्रोस्थोडोंटिक्स बन गया हूं तो कल से मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हाईली रिवॉर्डिंग फील्ड नो डाउट है, पर अपने चैलेंजेस के साथ आती है। आपको ये नहीं सोचना कि विदाउट अ चैलेंज आपको कुछ भी मिल जाएगा। चाहे वो हम्म। कोई भी फील्ड हो, नॉट जस्ट प्रोस्थो, वो कोई भी फील्ड हो, वो ओरल सर्जरी हो या वो एंडो हो, ऑर्थो हो, कोई भी फील्ड हो। सारी फील्ड के अपने चैलेंजेस हैं और सारी फील्ड्स हाईली रिवॉर्डिंग है। डेंटिस्ट्री एज अ होल इज हाईली रिवॉर्डिंग। ठीक है सर, तो अब हम हमारी सीरीज को एंडिंग की तरफ ले जाएंगे, और उससे पहले आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, एक छोटा सा बोनस राउंड जो हम कहना चाहेंगे। तो ये एक रैपिड फायर राउंड होगा और वन वर्ड आंसर्स आप देंगे। तो क्राउन या फिर इम्प्लांट? इम्प्लांट। डिजिटल और कन्वेंशनल एल्जिनेट इम्प्रेशंस? डिजिटल। डिजिटल। एक जो फ्रेशी डेंटिस्ट है या फिर इंटर्न है जो अपनी पूरी कंप्लीशन करने के बाद उसे एक प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहिए, एमडीएस की तरफ जाना चाहिए, या फिर एकेडमिक्स की तरफ, मतलब एक टीचर लेक्चरर बनने के लिए अ, आगे बढ़ना चाहिए? आई वुड से प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक। वन क्वालिटी एवरी डेंटिस्ट मस्ट हैव? कामनेस एंड पेशेंस। So thank you for sharing such practical and honest insight today. आई एम श्योर कि ये जो हमारे ऑडियंस है, वो पेशेंट और डेंटिस्ट और जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत वैल्यूएबल लर्निंग मिली होगी। एंड ये हमारा बहुत ऑनर है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ होल टीम ऑफ ब्रश किया क्या एंड दांतों की पंचायत, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हम आपको वापस होस्ट करने के लिए बहुत अग्रसर होंगे। बाय द वे, मैं जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये एपिसोड बहुत हेल्पफुल लगा हो, तो आप ब्रश किया को फॉलो ज़रूर कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स ऑन दांतों की पंचायत। बाय द वे, ब्रश किया क्या?